सो इन दिस लेक्चर हम लोग बच्चों पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है विच इज कॉल्ड वॉइड्स। सॉलिड्स के बीच में जो वॉइड्स रहते हैं वो वॉइड्स क्या हैं, वॉइड्स को थोड़ा इस लेक्चर में हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। वॉइड्स इन सॉलिड्स। वॉइड्स इन सॉलिड्स। तो बच्चों सॉलिड्स में जो वॉइड्स होते हैं, वॉइड्स क्या है जरा गौर से समझें। Here you are watching two figures। ये दोनों ही फिगर्स जो है, ये दोनों ही फिगर्स बच्चों टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है। इससे पिछले लेक्चर में हम लोग टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पढ़े थे। सो दीज टू फिगर्स बोथ रिप्रेजेंट्स टू डायमेंशनल 2D क्लोज पैकिंग। 2D क्लोज पैकिंग। And this close packing is square packing, and this close packing is hexagonal packing. This is your hexagonal close packing and this is square close packing, and both of them are 2D close packing. अब इस 2D close packing को अगर गंभीरता से देखें तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो constituent particles हैं which are represented as green balls, these are arranged in both type of close packing। इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं बच्चों B। लेकिन ये जो ग्रीन बॉल्स हैं या ग्रीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, तो देखें कि चाहे तो आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग को देखें या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को देखें, दोनों में ही क्या है कि बॉल्स के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह खाली है ना। कुछ कुछ स्पेस क्या है, वैकेंट नजर आ रहा है। से अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करें तो दिस स्पेस इज वैकेंट, जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है। और बच्चों अगर हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करें तो थोड़ा सा छोटा स्पेस, इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग में थोड़ा सा बड़ा स्पेस, बड़ा खाली स्थान नजर आता है। लेकिन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करें तो बहुत छोटा स्पेस हमको बीच में दिख रहा है, जिससे हम आर पार देख सकते हैं। से फर्स्ट इज दिस वन, दिस इज अ ट्रायंगुलर शेप एंड इट्स अपेक्स इज ऑन द अबव साइड, मतलब ऊपर की तरफ है इसका अपेक्स, मीन्स इसकी जो चोटी है। और जरा गौर से देखो कि इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एक लाइन में अगर देखें तो सारे ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं और सबकी चोटी जो है, सबका अपेक्स जो होगा वो ऊपर की तरफ है। बट इफ यू लुक एट दीज स्पेसेस, सो दीज आर अगेन द ट्रायंगुलर शेप बट देयर अपेक्स इज डाउनवर्ड्स, है ना। जैसे तो यहां पर जो है ट्रायंगुलर शेप के आपको नजर आ रहे हैं वॉइड्स या खाली स्पेस। ये जो खाली जगह है, जो वैकेंट स्पेस है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का बच्चों, इसी को हम लोग वॉइड्स कहते हैं, है ना। इसी को सॉलिड स्टेट की लैंग्वेज में वी कॉल इट वॉइड्स। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द पैकिंग, वॉइड्स भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो हम लोग सारे वॉइड्स जितने हमारे करिकुलम में हैं, जितने हमारे लिए काम के हैं, उन सारे वॉइड्स को गंभीरता से समझेंगे। तो सो व्हाट इज द वॉइड? वॉइड की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? वॉइड्स आर द वैकेंट स्पेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। वॉइड्स क्या है? क्लोज पैक स्ट्रक्चर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का वैकेंट स्पेस है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल इन 2D क्लोज पैकिंग। हियर यू कैन सी these voids are little bit larger and these are the triangular voids which are obviously smaller in size in comparison to the square close packing। मैंने केवल स्क्वायर लिख के छोड़ दिया है, आप पूरा भी लिख सकते हैं बच्चों। This is square closed packing। अब कोई पूछे कि भाई ये सर है स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या है, सर ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या है, तो इसके लिए क्या है, आपको पीछे के लेक्चर्स करने होंगे। सो देयर यू विल गेट एवरीथिंग अबाउट इन डिटेल कि स्क्वायर और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है। दिस इज 2D क्लोज पैकिंग का एग्जांपल है। ओके, अब बच्चों जो वॉइड्स हैं, तो
हमें कौन कौन से voids पढ़ने और समझने हैं, जरा ये भी देख लिया जाए कि हमें कौन कौन से voids के विषय में बातचीत करनी है अपने सॉलिड स्टेट में और इन दिस लेक्चर। तो हमें बच्चों क्या है कि 3 तरह के voids समझने पड़ते हैं, है ना। वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट 3 टाइप ऑफ voids। तो तीनों voids पहले मैं लिख दे रहा हूं, फिर एक एक करके हम लोग उनको विस्तार से उनकी चर्चा करेंगे और ठीक से समझ जाएंगे कि किसका क्या मतलब है। So the first category of void that we will be studying is triangular void. Triangular void. Second category is octahedral, not octahedral, octahedral third number पर आएगा बच्चों। Second category of the voids that we will be studying is tetrahedral voids. Tetrahedral voids. And the third and the last category is octahedral voids. Octahedral voids. अब बच्चों ये जो ट्रायंगुलर वॉइड है, ट्रायंगुलर वॉइड को समझने के लिए हमें 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की आवश्यकता रहती है। 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग में ये ट्रायंगुलर वॉइड्स हमें दिख जाता है। बट फॉर दीज 2 टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, this we can see in 3 dimensional closed packing. This we can see in 3 dimensional closed packing. Okay? So 2 dimensional closed packing देखेंगे तो triangular voids अभी जैसे थोड़ी देर पहले देख भी रहे थे, और जब 3 dimensional देखेंगे तो we will be able to see tetrahedral as well as octahedral voids. So let's start the first category, that is triangular voids. अब ये जो triangular voids होते हैं बच्चों, तो triangular voids के लिए हमें hexagonal close packing देखनी रहती है ना। This is the figure which tells us about the 2-dimensional hexagonal close packing, SCP भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, hexagonal close packing. सो इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अभी हम लोग चर्चा किए, तो बहुत ही आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो वॉइड्स हैं, मैं डॉट लगाए दे रहा हूँ, ये जो मैंने पर्पल कलर के डॉट्स लगाए हैं, दीज आर द ट्रायंगुलर वॉइड्स। इवन ऑल आर द ट्रायंगुलर वॉइड्स, लेकिन इसे हम लोग 2 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे? ये जो पर्पल डॉट्स लगे हैं, दीज वॉइड्स हैव देयर वर्टेक्स अपवर्ड्स, वेयर एज दीज पर्पल की जगह चलो मैं ग्रीन, थोड़ा सा ये सेम कलर का हो जा रहा है तो बात बन नहीं पा रही, रुको मैं रेड कलर यूज करता हूँ, थोड़ा दूर लगाते हैं। एंड दीज आर द वॉइड्स, दीज आर अगेन द ट्रायंगुलर शेप एंड हैविंग देयर वर्टेक्स डाउनवर्ड्स, है ना। तो और रेड कहाँ है, देखो ये भी रेड वाला है, ये भी रेड वाले वॉइड्स हैं प्यारे बच्चों, हाँ ये भी रेड वाले वॉइड्स हैं जिनका मुंह नीचे है। और पर्पल वाले वॉइड्स कहाँ पर हैं, जिनका मुंह ऊपर है। तो देखो पर्पल वाले, एक तो ये नजर आ रहा है अपने को, एक ये भी कैटेगरी है। इन दिस लाइन यू आर गेटिंग ऑल द वॉइड्स, ऑल द ट्रायंगल्स हैविंग देयर वर्टेक्स अपवर्ड्स। तो ऐसे क्या होगा कि जो ट्रायंगुलर वॉइड्स हैं, तो ट्रायंगुलर वॉइड्स के लिए वी जस्ट रिक्वायर अ hexagonal 2-dimensional closed packing, है ना। 2D means 2-dimensional, SCP means hexagonal closed packing. In this 2-dimensional hexagonal closed packing, we can clearly see that there are 2 categories of triangular voids. The first category of the triangular voids are the triangles such that apex of the triangles are pointing upwards, and the second category where apex of the triangles are pointing downwards. So in the mentioned row, R2 upper voids are pointing downwards and lower voids are pointing upwards. ये बस मेंशन करके मैंने एक रो से दिखा दिया है कि देखो ये जो आपके दिख रहे हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक वॉइड
एक if you consider one row of these constituent particle, so you are getting both category of the voids. ये जो ऊपर वाली कैटेगरी है, this one, these are the pointing downwards, triangles pointing downwards, and these are the triangles pointing upwards. तो ये तो रहे तुम्हारे दो तरह के ट्रायंगुलर वॉइड्स। अब इस ट्रायंगुलर वॉइड्स में एक बात और समझने की है। देखो एक चीज और समझते हैं हम लोग। ये बच्चों जब ट्रायंगुलर वॉइड्स ड्रॉ किए जाते हैं तो ऐसे तो हमको नजर ही आ रहा है कि इसका ट्रायंगुलर शेप है, बट क्या होता है कि दीज पार्टिकल्स आर सो स्मॉल इन अ क्रिस्टल लैटिस। वो तो आपको यहाँ पर साइज बड़ा करके नजर आ रहा है, लेकिन इतने बड़े तो होते नहीं है। तो जो ट्रायंगुलर वॉइड का हम लोग एग्जैक्ट साइज देखते हैं तो वो ट्रायंगुलर वॉइड का साइज क्या लेते हैं, है ना। तो उस ट्रायंगुलर वॉइड का जो साइज लिया जाता है उसके लिए क्या करते हैं कि वी ज्वाइन ट्रायंगल ऑफ दीज सेंटर्स ऑफ दीज थ्री एनी थ्री। कोई भी आप तीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के सेंटर्स को ज्वाइन कर दीजिए तो दिस ट्रायंगल इज कंसीडर्ड एज द साइज ऑफ दैट ट्रायंगुलर वॉइड। लेकिन वो क्या होता है कि अप्रोक्सीमेशन होता है, क्योंकि ये पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो सो दिस ट्रायंगल डिफाइंस द ज्योमेट्री ऑफ द ट्रायंगुलर वॉइड। ओके, अब एक टर्म और आता है। जैसे हम लोग तीन तरह के वॉइड सीख रहे हैं तो हर वॉइड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमें सीखनी पड़ेगी, है ना। जैसे तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग सॉलिड स्टेट में पीछे के लेक्चर्स में पढ़ते हैं, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अभी तक हम लोग पढ़ते थे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के रिस्पेक्ट में। से दिस इज एससीपी, 2 डायमेंशनल एससीपी, हेक्सागोनल फ्लोस पैकिंग। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन एससीपी? यू विल आंसर सर इट इज 6। व्हाई इट इज 6? बिकॉज ईच ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैज 6 इमीडिएट नेबर्स, है ना। ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये 6 इमीडिएट नेबर से घिरा हुआ है। ऑल 6 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर इन कॉन्टेक्ट विथ दिस वन पार्टिकल। तो एससीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। अब जैसे आपसे ये पूछा जाए कि किसी भी ट्रायंगुलर वॉइड के लिए जरा बताइए कि क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो किसी भी वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बच्चों वो वॉइड्स जिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बना है। नंबर ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट वॉइड। जैसे अगर हम यहां देखें तो किसी भी वॉइड को बनाने के लिए हमें कितने ये स्फेरिकल वॉल्स की आवश्यकता है? तो जवाब होगा सर 3 की आवश्यकता है। तो इफ वी हैव 3 balls और 3 constituent particles we can get a triangular void। तो इस ट्रायंगुलर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? सो यू विल से सर 3। वॉइड को बनाने के लिए चाहे वो ट्रायंगुलर हो, चाहे टेट्राहेड्रल हो, चाहे ऑक्टाहेड्रल हो, वॉइड को बनाने के लिए हमें जितने स्फीयर्स चाहिए या जितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल चाहिए, सो दैट नंबर इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट वॉइड। तो नाउ कम टू द coordination number of a void। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ वॉइड, किसी वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग कि इट इज द नंबर ऑफ constituent particles, it is the number of constituent particles required to form a void, okay, एक तो ये बात हुई। Now if we ask that please answer about the coordination number of a triangular void, तो अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना चाहते हैं ऑफ अ ट्रायंगुलर वॉइड तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा प्यारे बच्चों
3, क्योंकि एक ट्रायंगुलर वॉइड ड्रॉ करने के लिए वी रिक्वायर 3 सर्कल्स इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और ट्रायंगुलर वॉइड्स के लिए हमें 2 डायमेंशनल पैकिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, उसी से काम चल जाता है, 3D की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सो मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा CO लिख दिया है कोऑर्डिनेशन को। सो दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ ट्रायंगुलर वॉइड विच इज 3। ओके बच्चों, तो अब ट्रायंगुलर वॉइड के बाद जो बाकी के 2 वॉइड्स हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, उनको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग 3D ज्योमेट्री के विषय में समझते हैं, क्योंकि अब आपके जो बाकी के 2 वॉइड्स हैं विच आर टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, वो 3 डायमेंशनल जब पैकिंग होगी तभी समझ में आते हैं। तो 3D को थोड़ा समझ लीजिए। तो हम दरअसल ये समझने वाले हैं पहले कि एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को एक प्लेन या एक पेपर में ड्रॉ कैसे करना है। क्योंकि अब आगे जब सॉलिड स्टेट आप पढ़ेंगे बच्चों, तो 3 डायमेंशनल आपको फिगर्स ड्रॉ करने होंगे, तो उसको ठीक से ड्रॉ करने का एक बेसिक मेथोडोलॉजी है। तो वो क्या मेथड है, देखो। सबसे पहली तो बात यह है कि a 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कैन बी ड्रॉन ओवर अ पीस ऑफ पेपर अकॉर्डिंग टू इट्स व्यू। अब अकॉर्डिंग टू इट्स व्यू से क्या लेना देना है भाई? देखो, जैसे मान लीजिए से हम किसी घर का, से आपका अपना घर है और उस घर को आप एक पेपर पर ड्रॉ करना चाहते हैं। तो बच्चों, अपने घर को जब आप पेपर पर ड्रॉ करना चाहेंगे तो ड्राइंग बहुत तरह से बन सकती है। कैसे? से आप घर के फ्रंट से अगर घर को देख रहे हैं तो आपके व्यू में उसका फ्रंट पार्ट आ जाएगा, तो आप फ्रंट पार्ट को ड्रॉ कर देंगे। आप घर को टॉप से देख रहे हैं बच्चों, तो आपके व्यू में उसका टॉप का पार्ट आ जाएगा, उसकी छत आ जाएगी, तो आप उसको ड्रॉ कर देंगे। आप पीछे से देखेंगे तो घर का बैक आ जाएगा, तो आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को जब हम प्लेन पर या पेपर पर ड्रॉ करते हैं तो वो ड्राइंग कैसी बनेगी, इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट दैट हाउ वी आर ऑब्जर्विंग इट, है ना? हम उसको कैसे देख रहे हैं, हम उसे कैसे देख रहे हैं, इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारा ड्राइंग कैसा आने वाला है। पहली बात तो यही हो गई। तो सॉलिड स्टेट में जब हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रीज को ड्रॉ करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप व्यू कैसा, आप कहाँ से देख रहे हैं उसको। अच्छा, अगली बात, एक और अहम बात है, वो क्या है कि व्हेन वी ऑब्जर्व अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इट्स सम पोर्शन इज विजिबल टू अस एंड सम पोर्शन वी कैन नॉट सी। बिल्कुल सही बात है। जैसे घर के सामने खड़े होकर देखोगे तो घर का फ्रंट दिखेगा, और घर के अंदर क्या है वो तो आपको नजर आएगा नहीं। तो ये जो विजिबल है या जो नॉन विजिबल पोर्शन है, इट डिपेंड्स अपॉन द व्यू और ऑब्जर्वेशन कि आप कैसे देख रहे हैं, आपका व्यू क्या है। अच्छा, लेकिन अगर मान लीजिए घर का फ्रंट पार्ट आपको दिख रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी ड्राइंग में घर के अंदर के जो रूम्स हैं या अंदर की जो चीजें हैं उनको भी आप ड्रॉ करना चाहें, तो स्टिल यू कैन ड्रॉ दीज थिंग्स ऑल्सो। जो हमें चीज विजिबल नहीं है उसको भी हम ड्रॉ करते हैं। कैसे कर सकते हैं? सो दिस इज द मेन थिंग। सो वाइल प्लॉटिंग अ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो बच्चों क्या करोगे कि जो पोर्शन उस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का विजिबल है, व्हाट यू कैन सी, उस विजिबल पोर्शन को आप क्या करेंगे, डार्क शेड में ड्रॉ करते हैं, है ना, या सॉलिड लाइन से उसको ड्रॉ करते हैं। डार्क शेड का मतलब हुआ, डार्क शेड को हम डार्क शेड ना बोल के सॉलिड लाइंस लिख देते हैं, तो थोड़ा ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि जो विजिबल पोर्शन है उसे हम ड्रॉ करेंगे बच्चों सॉलिड लाइंस से, जो हमको सामने नजर आ रहा है। अच्छा, और जो नॉन विजिबल पोर्शन है उसको कैसे ड्रॉ करोगे? उसको ड्रॉ करोगे डॉटेड लाइन से। सो द नॉन विजिबल पोर्शन टू बी प्लॉटेड with dotted lines. So this is your basic methodology of plotting a 3-dimensional geometry over a plane of paper. What you can see, draw it with solid lines, and what you cannot see but still you want to present it in your drawing, उसे आप बच्चों क्या करेंगे, आप डॉटेड लाइन से ड्रॉ करिए। देखो जरा करके देखते हैं। अब चूंकि हमें बात क्या करनी है, हमें बात करनी है टेट्राहेड्रल वॉइड की और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की।
तो मैं आपको यही दिखाता हूं कि टेट्राहेड्रन होता कैसा है और ऑक्टाहेड्रन कैसे होता है। वैसे तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते ही हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। टेट्राहेड्रन क्या है? टेट्राहेड्रन जो जो उसका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है वो कुछ यूं नजर आता है। कैसे? आप इसको टेट्राहेड्रन में ऐसे भी कह सकते हैं, एक ट्रायंगुलर पिरामिड जैसा है। इस ट्रायंगुलर पिरामिड में देखोगे तो ये जो ए बी सी है, दिस इज द फ्लोर। ऐसे मान के चलें, दिस ट्रायंगल ए बी सी इज द फ्लोर ऑफ द पिरामिड। और ऊपर के 3 इसके फेस हो गए। फर्स्ट इज बी सी डी, दिस इज द फर्स्ट फेस, देन ए बी डी, दिस इज द सेकेंड फेस, एंड देन ए सी डी, दिस इज द थर्ड फेस। सो 1 is base, which is a triangular base, and rest 3 are the faces, which are also triangular in nature. तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो टेट्राहेड्रन ज्योमेट्रिकल शेप होता है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वो दरअसल उसमें 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट हो गया एक ट्रायंगुलर बेस विच इज ए बी सी, एंड रेस्ट 3 आर ट्रायंगुलर फेसेस विच आर ए बी डी, ए सी डी एंड बी सी डी एंड बी सी डी। तो ये हो गया आपका टेट्राहेड्रन। अब जरा गौर से देखो, अभी जो हम लोग बात की बच्चों की, सामने से देखने पर कुछ चीजें दिखती हैं, कुछ नहीं भी दिखती हैं। से एक सॉलिड टेट्राहेड्रन है। अब ये जो सॉलिड टेट्राहेड्रन है, इसको हम ऐसे देख रहे हैं कि हमें सामने से ये बी सी डी नजर आ रहा है। तो जो ए पॉइंट है, वो ए पॉइंट तो पीछे पड़ेगा। आप जरा सोच के देखिए, थोड़ा विजुअलाइज करिए कि एक ट्रायंगुलर पिरामिड रखा हुआ है और फ्लोर पर ए बी सी कॉन्टैक्ट में है, तो सामने बी सी डी दिख रहा है। अब अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको पॉइंट दिखेगा ही नहीं, या आप यूं कह लें कि आपको ये जो ए बी डी ये फेस भी नजर नहीं आना है और ए सी डी भी नजर नहीं आना है। तो जो नहीं दिख रहा है बच्चों, उसको क्या करना है? उसको क्या करना है? उसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देना है। जो दिख रहा है उसको सॉलिड लाइन से ड्रॉ कर देना है। अच्छा, एक बात तो इसमें देखा जाए तो कुल मिलाकर 4 फेस हो गए, जिसमें कि 3 फेस तो ऊपर है और एक बेस है। ऑल 4 आर ट्रायंगुलर। अच्छा, और ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं, इन्हें हम एज बोलते हैं, है ना। ये जो कॉर्नर्स है, हर फेस का ये जो कॉर्नर है, किनारा है, दिस इज कॉल्ड एज। तो कुल कितने एज हो गए? तो 3 एजेस आर विजिबल टू अस, विच आर बी सी, सी डी एंड बी डी, एंड रेस्ट 3 आर नॉट विजिबल टू अस। तो जो एजेस हो गए वो कौन कौन से हैं? ए बी, ए सी, ए डी। ए बी, ए सी और ए डी, दीज आर नॉट विजिबल टू अस। वेरी नाइस। और बाकी क्या है? जो विजिबल हैं वो कौन कौन से हैं? जो विजिबल एजेस हैं वो कौन कौन से हैं? वो है बच्चों बी डी, बी सी एंड सी डी, है ना। बी डी, बी सी एंड सी डी, ये 3 एजेस हमको विजिबल हैं। तो ये तरीका है 2 डायमेंशनल प्लेन में या एक पेपर में या स्क्रीन के ऊपर एक 3 डायमेंशनल फिगर को ड्रॉ करने का। तो ये तो हो गया आपका टेट्राहेड्रन का ज्योमेट्रिकल शेप। नाउ वी मूव ओवर टू द ऑक्टाहेड्रन। सो व्हाट इज ऑक्टाहेड्रन? अब ऑक्टाहेड्रन में क्या होता है बच्चों कि एक ऐसा पिरामिड जिसका बेस क्वाड्रिलेटरल हो, मीन्स 4 साइड्स का बेस हो। जैसे यहां पर 3 साइड्स का बेस है, यहां 4 साइड्स का बेस है। अच्छा, तो अब एक पिरामिड जिसका 4 साइड का बेस हो, वो मान लीजिए फ्लोर पे रखा हुआ है। अब एक पिरामिड उसके नीचे भी आप अटैच कर दीजिए, इन्वर्टेड करके पलट दीजिए, उसको नीचे से अटैच कर दीजिए। यूं कहें कि व्हाट इज ऑक्टाहेड्रन? ऑक्टाहेड्रन is the combination of 2 pyramids which are inverted with respect to each other. Inverted का मतलब हो गया एक का अपेक्स ऊपर है तो दूसरे का अपेक्स एकदम नीचे है। और ये जो पिरामिड है बच्चों, ये पिरामिड्स ऐसे हैं, एक्चुअली इसी को पिरामिड बोलते हैं, इसको तो हम टेट्राहेड्रन वर्ड यूज करते हैं। तो ये जो पिरामिड है, दिस पिरामिड हैज अ क्वाड्रिलेटरल बेस, और इस बेस के ऊपर एक पिरामिड दिख रहा है, ऊपर एक चोटी नजर आ रही है हमें और एक चोटी नीचे भी नजर आ रही है। अब जरा गौर से देखो, तो ये जो ऊपर वाला पिरामिड है, इस अपर पिरामिड को अगर आप गौर से देखें, सो दिस अपर पिरामिड हैज 4 फेसेस। कैसे? एक फेस हो गया ए ई बी, ए ई डी, सो विच इज ए ई डी, ए ई डी, दिस इज वन ऑफ द फेस। देन सेकेंड इज ए ई बी बच्चों, so AEB, this is the second phase. Then the third is BEC. Okay, so this is the third phase. And the last is DEC. So this is the
फोर्थ फेज। तो ऊपर के पिरामिड के ये जो 4 फेस हैं उसमें देखोगे तो हमें 3 दिख रहे हैं। कौन कौन से? हम देख पा रहे हैं AED, क्योंकि ये सॉलिड लाइन से ड्रॉ किया हुआ है। फिर हम देख पा रहे हैं ABE, और फिर हम देख पा रहे हैं बच्चों BEC। ये जो पीछे वाला चौथा फेज है विच इज DEC, दिस इज नॉट विजिबल टू अस। देखो DE ये वाला एज तो दिख रहा है, CE एज भी दिख रहा है, लेकिन ये दिख ही नहीं रहा है। तो हम सामने से देख रहे हैं और ये वाला जो फेस है वो पीछे पड़ रहा है ना। तो ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई कि ये जो है ऊपर का एक पिरामिड। अच्छा, जरा नीचे के पिरामिड को देख लेते हैं, लोअर पिरामिड को देखो। तो लोअर पिरामिड के भी 4 फेसेस हैं। फर्स्ट इज AFD, दिस वन इज AFD, दिस इज AFD, दिस इज AFD। Then the second is AFB, so the front that we can see, this is AFB. BFC, BFC ये भी हमें नहीं दिख रहा है बच्चों, ये है BFC, this we cannot see, this BFC we cannot see, and DFC, DFC ये भी हम पीछे वाला नहीं देख पा रहे हैं। तो जरा देखो गौर से, नीचे वाले पिरामिड में हम लोग बच्चों केवल एक ही देख पा रहे हैं, ये सामने वाला। ये AFD हमें नहीं दिख रहा है, ये FBC ये भी हम नहीं देख पा रहे हैं, और ये DFC हम ये भी नहीं देख पा रहे हैं। ओके, तो ये तो बात हुई आपके लोअर पिरामिड की और अपर पिरामिड की। So when we add these two pyramids have sharing the common base, which is a quadrilateral base, then we get the octahedron. तो इस octahedron में कितने फेसेस होंगे? 4 फेसेस फॉर अपर पिरामिड एंड 4 फॉर द लोअर पिरामिड, कुल मिलाकर 8। तो octahedron बहुत ही आसान, 2 पिरामिड को क्या कर दीजिए, एक दूसरे से चिपका दीजिए। You stick these two. Okay. So 2 pyramids sharing same quadrilateral base, and the base is ABCD. So this is the octahedron. अब बात करते हैं एज की। तो एज देख लो, तो बहुत ही आसान है। जो लाइट जो डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है, दैट एज आर, दोज एजेस आर नॉट विजिबल टू अस। तो एजेस कौन कौन से नॉन विजिबल कैटेगरी में है? फर्स्ट इज DF, देन सेकेंड इज CD इज दिस, एंड द थर्ड इज CF. So this DF and CD and CF, these are the 3 edges which are non-visible to us, and rest all are visible, है ना? So this is your octahedron. तो चूंकि अब टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड पढ़ना है, तो ये तो पता हो कि टेट्राहेड्रन होता कैसा है, ऑक्टाहेड्रन होता कैसा है, तब ना वॉइड समझेंगे। अब हम 3D में फिगर ड्रॉ करना सीख लिए, टेट्राहेड्रन, ऑक्टाहेड्रन, ये सब बात समझ आ गई। अब चलो हम लोग वॉइड देखते हैं, है ना। तो पहले स्टार्ट करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। कैसा बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड? तो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे ट्रायंगुलर वॉइड की जब बात हुई थी, तो वो 2 एक ही प्लेन या एक ही लेयर ऑफ मॉलिक्यूल उसमें हमें नजर आ जाता था, ट्रायंगुलर वॉइड। लेकिन ये जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं बच्चों, इसके लिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जरूरी है। मीन्स यू नीड एटलीस्ट 2 लेयर्स ऑफ द मॉलिक्यूल। तो अब जरा समझो ये लिखा क्या है, इसको देखेंगे। पहले मैं आपको इस फिगर से समझाता हूं कि क्या होता है। से ये जो नीचे 1 2 3 3 सर्किल्स मैंने इनको नोटिफाई किया हुआ है, ये एक नीचे वाला लेयर है बच्चों। अब इस लेयर में कई सारे नॉट सर्किल्स, 3 स्फीयर्स है, 1 2 3। सो दिस इज 1 लेयर ऑफ द स्फीयर्स। अब इस लेयर के ऊपर एक और लेयर ऑफ स्फीयर रखिए, और वो लेयर इस तरह से रखिए कि जैसे 1 2 3 ये जो 3 लेयर्स है, इन 3 लेयर्स के बीच में जो डिप्रेशन है, जो हल्का सा गड्ढा है, उस गड्ढे में क्या करिए, चौथा आपका ऊपर वाली जो लेयर है उसका स्फीयर इस गड्ढे में जाके सेट हो जाए। सो व्हेन यू डू दिस, क्या करते हैं आप? देखो जरा नीचे देखो, ये जो फर्स्ट लेयर है, द फर्स्ट लेयर विच इज प्लॉटेड बाय द ब्लू स्फीयर्स, है ना। तो हम अब देखो ऊपर से देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है बच्चों, ये 3 स्फीयर्स हैं सबसे नीचे रखे हुए। अच्छा, इसके ऊपर क्या किया है आपने, जो सेकंड लेयर है उसका एक स्फीयर रख दिया है। जरा देखो,
अभी जो हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात कर रहे थे, तो जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें ये स्फीयर तो क्लियर नजर आएगा, और जो नीचे वाली लेयर के स्फीयर हैं वो उतने ही दिखेंगे जो इस स्फीयर से बाहर हो। बाकी इस स्फीयर के नीचे जो हिस्सा इनका छिप गया वो तो हमें नजर नहीं आएगा, तो वो हमें डॉटेड शेप से, डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है ना। देखो डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है, और जो विजिबल पार्ट है, दैट विजिबल पोर्शन इज प्लॉटेड with solid lines. So this is the second layer, which is the top layer, and this is the bottom layer, which is the first layer. So now the hole which remains which remains is called the tetrahedral hole, है ना। देखो क्या होगा, जैसे अगर मान लीजिए आप केवल 1 2 3 तीन ही स्फीयर लेते तो हम कहते हैं ट्रायंगुलर आपका ये वॉइड है, जो कि एक ही लेयर से समझ में आ जाता है ना। लेकिन अब ये ट्रायंगुलर ना होके टेट्राहेड्रल हो गया। कैसे हो गया? अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस ऊपर वाले स्फीयर को थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं। ये 4th नंबर का स्फीयर है। नाउ व्हाट वी डू, अब हम क्या करते हैं कि किसी भी वॉइड की ज्योमेट्री पता लगाने के लिए वो वॉइड जितने स्फीयर्स से मिलकर बनता है, वी ऐड, या हम क्या करते हैं, उन सभी स्फीयर के सेंटर्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। तो देखो ज्वाइन कर दो, देखो अब क्या पा गए। अब ये एक ट्रायंगल हो गया BCD, और ऊपर इसके 3 फेस हो गए। ABC इज वन ऑफ द फेस, ACD इज वन ऑफ द फेस, एंड ABD इज वन ऑफ द फेस। तो क्या ये एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है? तो जवाब आएगा हाँ सर बिल्कुल, अभी तो आपने बताया। सो दिस इज कॉल्ड अ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड होने के लिए वी नीड 2 लेयर्स ऑफ द स्फीयर्स, और जो ऊपर वाली लेयर का स्फीयर है वो इन तीनों के बीच में जो डिप्रेशन है, जो छोटा सा गड्ढा है, उस गड्ढे में रखो। वो गड्ढा जो है बंद हो जाए, इस तरह से रखिए। तब इन चारों स्फीयर के बीच में जो वैकेंट स्पेस रहता है, दैट इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल वॉइड। तो क्या लिखा हुआ है देखो, ये सब नोट भी करना रहता है बच्चों, है ना। सो कंसीडर स्फीयर्स 1 2 and 3 of first layer and sphere 4 of second layer is to be settled over the depression of these 3 spheres of the first layer. Means जो चौथा स्फीयर है, this is to be settled over the depression of these 3 spheres. अच्छा, अब जैसे ट्रायंगुलर वॉइड की बात करते थे तो हमने पढ़ा कि भाई उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, क्योंकि ट्रायंगुलर वॉइड तो एक लेयर में ही बन जाता है, और वो ट्रायंगुलर वॉइड बनाने के लिए वी रिक्वायर 3 स्फीयर्स। अब कोई पूछे चलिए बताइए टेट्राहेड्रल वॉइड का क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आप कहेंगे सर इट इज 4। वाई? क्योंकि एक टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए वी रिक्वायर 4 स्फीयर्स, 3 in one layer and 1 in the above layer. आप ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों कि आप 3 ऊपर वाली लेयर, 3 स्फीयर ऊपर वाली लेयर में ले लीजिए और 1 स्फीयर नीचे ले लीजिए, तो भी आपका ये पलट जाएगा, ये अपेक्स नीचे हो जाएगा, बेस ऊपर चला जाएगा। मतलब आपको एक लेयर में 3 स्फीयर चाहिए और फिर दूसरी लेयर में 1 स्फीयर की रिक्वायरमेंट है, देन यू गेट द टेट्राहेड्रल वॉइड। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए टेट्राहेड्रल वॉइड? इट इज 4। वाई? क्योंकि एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने के लिए हमें 4 स्फीयर्स की रिक्वायरमेंट है। तो किसी भी वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ स्फीयर्स रिक्वायर्ड टू get the geometry of that void. So this is 4. So the coordination number of a tetrahedral void is 4. चलिए, now let's start the octahedral voids. अब देखें octahedral void थोड़ा और जटिल, लेकिन ये भी उसी तरह से, चूंकि हम तो समझ ही गए कि octahedron का शेप क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होता है। So let us see, देखें। अब देखो जरा, ये जो octahedral void हम देख रहे हैं ये क्या है? तो यहां पर थोड़ा सा मामला अलग है। क्या होगा बच्चों, ये दिस इज द फर्स्ट लेयर, ये जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं दिस इज द फर्स्ट लेयर। ये जो ब्लू 3 स्फीयर्स दिख रहे हैं दिस इज द फर्स्ट लेयर। अच्छा, ये नीचे वाला लेयर हो गया, बॉटम हो गया। दिस फर्स्ट लेयर इज इन बॉटम। ओके, अब इसके ऊपर हमने क्या किया, एक लेयर
और स्फीयर्स के अरेंज किए, और इन दैट लेयर इस तरह से अरेंजमेंट हुआ जैसे क्या होता था बच्चों, टेट्राहेड्रल वॉइड में ये जो बीच का गैप है, जो नीचे वाले 3 ब्लू स्फीयर्स देख रहे हैं, हम इसके ठीक ऊपर एक और स्फीयर रख देते थे, तो दिस गैप वाज फिल्ड, और जो वॉइड बनता था उसे बोला जाता था टेट्राहेड्रल वॉइड। लेकिन यहां पर क्या है, ऊपर वाली लेयर आपको इस तरह से अरेंज करनी कि ये गैप भर ना पाए। मींस देखो क्या होगा कि से आपने 3 स्फीयर्स ऐसे अरेंज कर दिया, ऊपर वाली लेयर को आप इस तरह अरेंज करिए कि जो नीचे ये ट्रायंगल बन रहा है ऊपर भी ट्रायंगल बने, लेकिन अपेक्स उनके इन्वर्टेड हो। मींस एक अपेक्स ऊपर, एक अपेक्स ऊपर है। तो जो ऊपर के 3 स्फीयर है, मींस दीज 3 रेड स्फीयर्स, इफ यू जॉइन दीज सेंटर्स सो यू मस्ट गेट अ ट्रायंगल, और अपेक्स मस्ट बी इन्वर्टेड। मीन्स अगर इसका अपेक्स ऊपर है तो इसका नीचे। तो देखो 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक रेड से बना ट्रायंगल उसका अपेक्स नीचे, और एक ब्लू से बना ट्रायंगल जिसका अपेक्स ऊपर। So now you are having 2 layers, first layer and the second layer. Okay. अब जरा गौर से देखो, पहले तो देखो कि क्या कोई वॉइड वास्तव में नजर आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है बच्चों। देखो कैसे आ रहा है। देखो जैसे नीचे के 3 स्फीयर आपने अरेंज किए, these 3 ब्लू, तो जो गैप रह गया, और ऊपर के जो 3 स्फीयर अरेंज किए, these 3 रेड, तो भी गैप रह गया। अब ये गैप और बड़ा हो गया। जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करते थे तो इस तरह से ऊपर का स्फीयर रखते थे कि वो गैप बंद हो जाता था, मतलब दैट गैप वाज लिमिटेड टू 1 लेयर ओनली, है ना। ऊपर वाली लेयर तक वो एक्सटेंड नहीं हो पाता था, ऊपर वाली लेयर उसको ढक देती थी टेट्राहेड्रल वॉइड में जब हम वो करते थे। लेकिन जब बात ऑक्टाहेड्रल वॉइड की हो रही है तो वो गैप नीचे वाले 3 स्फीयर्स में तो है ही, ऊपर के 3 स्फीयर्स में भी वो गैप अब दिख रहा है, वो अभी तक बंद नहीं हुआ। तो ये जो वॉइड है, यही वॉइड आपका ऑक्टाहेड्रल है, और ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है इसका साइज उस टेट्राहेड्रल वॉइड से काफी बड़ा है, ऑलमोस्ट डबल आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो एक ही लेयर में था, ऊपर वाली लेयर तक तो आया नहीं, ऊपर तो आपने उसको ढक दिया, बंद कर दिया। बट दिस वॉइड is continue in both the layers, first as well as the second. अब बात करते हैं कि ऑक्टाहेड्रल है कैसे भाई। इसमें सर कहाँ 2 पिरामिड बन रहे हैं? देखो बच्चों 2 पिरामिड यहां भी बन रहे हैं। लेट मी शो यू। वैसे तो फिगर से आप देख ही सकते हैं 2 पिरामिड्स दिख रहे हैं, थोड़ा सा देखो 2 पिरामिड कैसे बन रहे हैं बच्चों। हम क्या करते हैं कि ये जो these 2 spheres, these 2 red spheres, इन दोनों रेड स्फीयर्स को क्या करते हैं, इनके सेंटर को जरा कंसीडर करिए, और फिर ये जो नीचे वाले लेयर के 2 ब्लू स्फीयर हैं इनके सेंटर्स को कंसीडर करिए। नाउ यू जॉइन दीज 4 पॉइंट्स। लेकिन ध्यान रहे ये दोनों पॉइंट्स बच्चों ऊपर के लेयर में है, और ये दोनों पॉइंट्स नीचे की लेयर में है, इस ब्लू लेयर में। अच्छी बात है। अब जो नीचे का ऊपर वाला ये जो टॉप वाला स्फीयर है उसके सेंटर को कंसीडर करते हैं, और जो ऊपर का ये जो नीचे वाला स्फीयर है उसके सेंटर को भी कंसीडर करते हैं। तो अब ये दोनों पॉइंट्स ऊपर हैं बच्चों, जरा गौर से थोड़ा विजुलाइज करने का प्रयास करो। These 2 points in the second layer means above layer, top layer, and this center is below in the first layer. तो अब क्या करें कि इस पॉइंट से आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए और इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर दीजिए। तो ऐसे समझिए कि दिस इज द बेस, क्वाड्रिलेटरल बेस, and if you join this point with all these 4 points, तो एक पिरामिड हो गया जो नीचे की तरफ जिसका मुंह है, जिसका अपेक्स ये है। अच्छा फिर क्या करना है, अब ये जो ऊपर वाला एक स्फीयर है, जो रेड कलर का स्फीयर है, इसके सेंटर से यू ज्वाइन दीज 4 पॉइंट्स। तो क्या मिल गया आपको, एक और नया पिरामिड मिल गया जो जिसका अपेक्स जो है वो ऊपर के इस स्फीयर में है। तो देखो क्या 2 पिरामिड मिल पा रहे हैं, है ना। This is the base, this is the quadrilateral base which is shared by both the pyramids, and this is the one pyramid
इसका अपेक्स ऊपर की लेयर में खुल रहा है, और दिस इज द अनदर पिरामिड जिसका अपेक्स नीचे की लेयर में है। अब हम जिस तरह से देख रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं तो हमें ये नीचे के 3 एज नजर नहीं आ रहे हैं। हमें क्या क्या दिख रहा है, हमें ये वाला फेस दिख रहा है बच्चों, दिस फेस इज विजिबल, दिस इज ऑल्सो विजिबल टू अस, दिस इज ऑल्सो विजिबल टू अस। 3 फेसेस फॉर दिस पिरामिड्स आर विजिबल एंड 1 फेस ऑफ दिस पिरामिड इज विजिबल। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सीखा, यही तो ऑक्टाहेड्रन है। तो इस ऑक्टाहेड्रन की शेप का जो वॉइड है या जो होल है, दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और यू कैन से ऑक्टाहेड्रल होल। बस हो गया। तो ध्यान रखना है, दिस ब्लू स्फीयर्स कॉन्स्टिट्यूट द बॉटम लेयर, फर्स्ट लेयर, एंड दीज रेड स्फीयर्स कॉन्स्टिट्यूट द टॉप लेयर, अबव लेयर. So when triangular voids in the second layers are above the triangular voids in the first layer, ठीक है, देखो देखो जरा ऊपर की जो नीचे वाला ट्रायंगुलर वॉइड है वो कैसे आएगा। नीचे वाला देखो, मैं बना के दिखाता हूं। नीचे वाला ट्रायंगुलर वॉइड बच्चों ऐसा है, इसका अपेक्स है नीचे, है ना। देखो जरा, ये एक फूल जैसा बन गया ना, इसका अपेक्स नीचे है। और ऊपर वाला जो ट्रायंगुलर वॉइड है वो ट्रायंगुलर वॉइड है इसके ऊपर, लेकिन इसका अपेक्स है इन्वर्टेड, मीन्स इसका अपेक्स है ऊपर, और नीचे वाला जो ब्लू है उसका अपेक्स है नीचे। तो यही बना देता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ये जो दोनों ट्रायंगुलर वॉइड है ओवरलैप नहीं होने चाहिए। ओवरलैप का मतलब ऐसे नहीं होने चाहिए कि ये दोनों ही नीचे हो गए, दोनों ऊपर एक नीचे। तो वही मैंने लिखा हुआ यहां पर कि इन द ट्रायंगुलर शेप ऑफ दीज डू नॉट ओवरलैप, अपेक्स ऑफ वन ट्रायंगल पॉइंटिंग अपवर्ड्स एंड दैट ऑफ द अदर पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, सो दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अच्छा, अब कोई पूछे, अच्छा ठीक है भाई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात समझ आ गई, जरा ये भी बताओ कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो क्या हो सकता है बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड को बनाने के लिए वी रिक्वायर 6 स्फीयर्स। इन 6 स्फीयर से ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड तैयार हो जाता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो उसको भी लिखना चाहिए हमें। Such voids are surrounded by 6 spheres and called octahedral voids, and the coordination number of octahedral void is equal to 6. That's it. Okay. So this was all about the octahedral void and tetrahedral void. एक और बात है इस octahedral tetrahedral में, which is number of voids. देखो इसका मतलब क्या है, इसको जरा गंभीरता से समझें कि number of void क्या होता है। See, this is the figure which has been taken from your NCERT book. In this figure, you are watching 2 layers of the spheres. You are having 2 layers of the sphere. The bottom layer is with the light shade, and the above layer is in the dark red color. Bottom layer is in light pink, and above layer is in dark red. अच्छा, अब जरा गौर से देखो बच्चों, जैसे ये जो बीच के गैप है, किसी गैप में टी लिखा हुआ है, जैसे यहां सब जगह टी लिखा हुआ है, और इन गैप्स में ओ लिखा हुआ है। फिर से देखो टी लिखा हुआ है, फिर से टी लिखा हुआ है, फिर ओ, फिर टी। इन दिस मैनर इट इज मूविंग। नाउ लुक एट दिस फिगर केयरफुली। हम इस टी को देखें तो क्या है बच्चों कि ये जो ऊपर वाला लेयर है, इसके बीच का एक ट्रायंगुलर वॉइड है, ये जो मैंने दिख रहा है। लेकिन इस ट्रायंगुलर वॉइड के ठीक नीचे एक और स्फीयर रख दिया, तो फिर वो दोनों को मिला के वो टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया, है ना। अगर आप एक लेयर से देखें, सो दिस इज ट्रायंगुलर वॉइड, बट अब चूंकि इस वॉइड को ढक दिए, नीचे से कवर कर दिए, सो नाउ इट बिकम्स टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये जो ऊपर की सीरीज है, ये जो ऊपर वाली सीरीज है, इस सीरीज में जितने भी वॉइड्स आप देख रहे हैं, सारे वॉइड्स कैसे हैं? ऑल आर टेट्राहेड्रल। वाई? क्योंकि एक ट्रायंगुलर वॉइड के ठीक नीचे एक स्फीयर आ गया तो टेट्राहेड्रल हो गया। ऊपर रख देते तो भी टेट्राहेड्रल हो जाता। अच्छा, एंड दिस वॉइड इज विजिबल टू अस, दिस टी वी कैन सी। अच्छा, फिर जरा टी पे ही गौर किया जाए। इस टी को जरा देखो, दिस सीरीज ऑफ वॉइड्स इन दिस रो दे आर ऑल्सो टी, लेकिन ये टी ऊपर वाले टी से अलग है। कैसे?
अब क्या है बच्चों, जो ट्रायंगुलर वॉइड है वो नीचे वाली लेयर का है और उसको ढक दिया ऊपर वाले स्फीयर से। देखो देखो जरा गौर से, नीचे के इन 3 स्फीयर्स को देखो और उसके बीच के वॉइड को कवर कर दिया है आपने इस ऊपर वाले स्फीयर से। सेम हेयर, सेम हेयर, सेम हेयर। सो दिस इज योर ट्रायंगुलर void. This is again your tetrahedral void, but these voids are not visible to us क्योंकि ये कवर कर दिए, अब हम ये ढक गए, हमें दिख नहीं रहे। अच्छा, फिर जरा इस सीरीज को देखो, इस सीरीज को देखो, इस सीरीज को देखो, ये देखो पहले ही जैसा है। ऊपर के लेयर का ट्रायंगल है एंड दिस ट्रायंगल is covered by the sphere of the lower layer। मतलब ये जो void दिख रहा है, ये जो गैप है, इस void के ठीक नीचे एक नीचे वाली लेयर का स्फीयर आ गया, तो ये पहले जैसा हो गया ना, और ये void अब visible to us है। So this is again a tetrahedral void। अच्छा, फिर ये चौथी लेयर को देखो, फोर्थ सीरीज को देखो। अब ये कैसे, ये कवर्ड voids, ये हमें दिख नहीं रहा है। कैसे? नीचे के 3 स्फीयर्स के बीच में जो गैप था, दैट इज कवर्ड बाय दिस टॉप स्फीयर, इसने इसको ढक दिया, है ना। तो अब बच्चों क्या है कि ये जो फर्स्ट, सेकेंड सीरीज ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, थर्ड सीरीज ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड फोर्थ सीरीज ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो अभी नंबर ऑफ वॉइड्स पर आते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर ली जाए। तो ये जो फर्स्ट और आपका थर्ड, ये इस कैटेगरी के जो टी हैं, फर्स्ट और थर्ड, दीज टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर विजिबल टू अस, वी कैन सी देम, स्टिल दे आर ओपन, है ना। विजिबल का मतलब क्या हुआ, दीज आर ओपन वॉइड्स। अच्छा, फिर इफ यू लुक एट द सेकेंड और यू कैन से द फोर्थ, सो दीज टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर कवर्ड वॉइड्स, मतलब these voids are now closed, everything over for them। तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सीरीज हो गई voids की। अच्छा, अब जरा बात करते हैं हम लोग ओ की बात कर लेते हैं, इसकी बात करते हैं। ये वाला एक ओ है, एक ये वाला ओ है ना। लुक एट दीज ओ। अब ये ओ क्या है, देखो नीचे वाला ट्रायंगल, नीचे वाले का ट्रायंगल, उसका अपेक्स ऊपर, नीचे वाले ट्रायंगल का अपेक्स है ऊपर। किसी ओ ए को मैं बना देता हूं, दिस ब्लू कलर मीन्स फॉर द लोअर लेयर, और ऊपर वाला जो ट्रायंगल है उसको मैं चलो प्लॉट कर दे रहा हूं रेड से, उसका अपेक्स नीचे। अब देखो किसी भी ओ को देखो, क्या ये अभी भी खुला हुआ है, क्या ये अभी भी पूरा गैप एक्सपोज है? यू कैन सी दिस डेफिनेटली। नाउ यू कैन सी अक्रॉस दीज 2 लेयर्स, है ना। अगर कोई व्यक्ति आपको नीचे वाली लेयर के नीचे खड़ा हुआ है एंड यू स्टार्ट वॉचिंग इट फ्रॉम हियर, यू कैन क्लियरली सी हिम। तो ये जो ऑक्टाहेड्रल होल है, दिस इज एक्सटेंडेड इन दीज 2 लेयर्स। तो अब बात हुई कि ये तो ऑक्टाहेड्रल हो गया, तो ये ऑक्टाहेड्रल होल देखेंगे तो ये अभी भी क्या है, दोनों ही विजिबल है। तो अगर मैं इसको से नाम दे दूं फर्स्ट सीरीज और इसको नाम दे दूं सेकंड सीरीज, तो फर्स्ट एंड सेकंड ओ ये दोनों ही विजिबल है, ओपन है, कवर नहीं हुआ है। तो चलो एक तो बात ये समझ में आ गई कि टेट्राहेड्रल वॉइड एक्चुअल 3 डायमेंशनल पैकिंग में बनते कैसे हैं, बनते कैसे हैं। तो आपके पास 2 कैटेगरी के तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गए, और ऑक्टाहेड्रल की तो एक ही कैटेगरी है ना। तो टेट्राहेड्रल की 2 कैटेगरीज हो गई और ऑक्टाहेड्रल की एक ही कैटेगरी है। इस बात को भी अगर हम लिख लें तो बहुत बढ़िया। तो जो टी है, दीज आर ऑफ 2 कैटेगरीज। तो 2 कैटेगरीज कैसी हैं बच्चों, एक है विजिबल और एक है कवर्ड, है ना। तो 2 कैटेगरीज कैसी कैसी हैं, फर्स्ट इज विजिबल
and the second is covered. और ऑक्टाहेड्रल तो एक ही कैटेगरी के, इसकी तो एक ही कैटेगरी है. अच्छा, एक बात और जरा गौर से देखें कि इस फिगर में क्या आपको टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या में कोई संबंध दिख रहा है? जरा गौर से देखें तो यू विल सी कि हाँ सर, बिल्कुल एकदम नजर आ रहा है. कैसे सर? यहां पर क्या है कि 2 सीरीज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं और 4 सीरीज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं. मींस जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं दे आर जस्ट डबल टू द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. So there is a very important formula, or you can say relation, which we need to remember, and that is कि if number of elements in n unit cell is equal to n, तो अगर n एलिमेंट से वो यूनिट सेल बनी है, एलिमेंट्स में भी मॉलिक्यूल में भी एटम में भी आयंस एनीथिंग, तो बच्चों उसमें जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या हो सकती है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, दैट इज जस्ट डबल टू दिस कैपिटल N, और यू कैन से दिस इज 2n. एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, this is exactly capital N, है ना. So this we need to remember कि अगर किसी भी यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ऐसे भी कह सकते हैं, अगर उनकी संख्या कैपिटल N है तो जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो उसके डबल हो जाते हैं. और अगर वॉइड्स का नेचर ऑक्टाहेड्रल है तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है वो n ही होते हैं. अब फिर ये सवाल आता है कि सर ये टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ, मतलब ये तो ठीक लिए, अभी तो देख लिए कि टेट्राहेड्रल वॉइड बनता कैसे है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है. अब ये बात आएगी कि किस तरह की पैकिंग में सर कौन से वॉइड्स होते हैं, है ना. किस तरह की पैकिंग में कौन से, हम कैसे पहचाने कि सर इस सॉलिड में टेट्राहेड्रल होगा, इसमें ऑक्टाहेड्रल होगा. So that we will be studying in later lectures. अब एक और बात आती है which is ionic solid. तो ionic solid में भी void का एक बड़ा अहम रोल है जिसको हमें समझना होगा. So let's do that. तो बच्चों ionic solids में जो voids होते हैं उसको समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ionic solids में क्या होता होगा कि एक होता होगा कैटाइन और एक होता होगा एनाइन, है ना. तो कैटाइन जो होता है दैट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एंड एनाइन इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन. तो जनरली इट हैपेंस कि नेगेटिवली चार्ज्ड अगर आयन है तो क्या होता है कि उस पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है. तो ड्यू टू द एडिशनल इलेक्ट्रॉन क्लाउड इट्स साइज इज लार्जर देन द कैटाइन. अब जैसे ये कैटाइन है तो कैटाइन में क्या होगा बच्चों कि इलेक्ट्रॉन उसका चला गया तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटा हो गया तो साइज छोटा हो जाता है. तो अगर बात आयनिक सॉलिड की करते हैं तो उसमें जो कैटाइन होगा दैट इज जनरली लोअर इन साइज एंड द एनाइन इज जनरली हायर इन साइज. तो आयनिक सॉलिड का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर बनाने का काम होता है, जो लैटिस बनाने का काम होता है, उस काम को पूरा करते हैं ये बड़े वाले आयन यानी कि एनाइन. और बीच में जो छोटी छोटी खाली जगह होती है जिसको कि हम लोग वॉइड कहते हैं, उस वॉइड को फिल करने का काम करते हैं छोटे वाले आयन यानी कि कैटाइन, है ना. तो लैटिस बनाएंगे कौन, एनाइन, बड़े वाले आयन्स, और खाली स्पेस यानी वॉइड्स को कौन फिल करेगा, छोटे वाले आयन मीन्स कैटाइंस. सो इन आयनिक सॉलिड्स द बिगर आयन्स यूजुअली एनाइंस फॉर्म क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर and the smaller ions which are usually cations occupy the voids. तो ये एक बेसिक पैटर्न हो गया जो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि आयनिक सॉलिड बनते कैसे हैं. एनाइंस बनाते हैं लैटिस और कैटाइंस क्या काम करते हैं, बीच की खाली स्पेस को भरते हैं. अच्छा, फिर अब ये जो कैटाइंस बीच में जो खाली स्पेस होते हैं बच्चों, वो तो अगर 3 डायमेंशनल पैकिंग है, क्योंकि वॉइड्स की बात हम लोग करते हैं तो 2 डायमेंशनल में आता है ट्रायंगुलर वॉइड.
अगर 3 डायमेंशनल पैकिंग की बात करते हैं तब क्या होता है बच्चों, 2 तरह के वॉइड्स हम लोग पढ़ते हैं जनरली। वो 2 तरह के वॉइड्स हो जाते हैं, एक हो जाता है टेट्राहेड्रल और एक हो जाता है ऑक्टाहेड्रल। तो हम ये भी जानते हैं कि जो टेट्राहेड्रल होता है वॉइड, उसका साइज थोड़ा सा छोटा होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड उससे साइज में बड़ा होता है ना। तो अब अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स को भरना है तो नेचुरली हमें छोटे पार्टिकल्स चाहिए। तो आयनिक सॉलिड्स में अगर कैटाइन बहुत छोटे छोटे होते हैं बच्चों, तो दे यूजुअली फिल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और वही कैटाइन्स अगर थोड़े से बड़े होते हैं देन दे यूजुअली फिल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। मतलब कोई भी सॉलिड क्या होता है, अपनी पैकिंग इस तरह से करता है कि सब चीज ऑप्टिमाइज्ड हो। अब अगर कैटाइन ऑक्टाहेड्रल को भरने के लायक है तो कैटाइन ऑक्टाहेड्रल को भरेगा। कैटाइन अगर छोटा है, ऑक्टाहेड्रल को बेचारा नहीं फुलफिल कर पा रहा है, तो फिर वो टेट्राहेड्रल को भरेगा, है ना। अच्छा, लेकिन क्या क्या दिमाग में पक्का रखना है कि आयनाइंस जो है दैट फॉर्म द लैटिस एंड कैटाइंस फिल द गैप्स और फिल द वॉइड्स। कैटाइन में भी अगर कैटाइंस छोटे साइज के हैं देन दे फिल टेट्राहेड्रल गैप्स, और अगर वो बड़े साइज के कैटाइन है देन दे फिल द ऑक्टाहेड्रल गैप्स, है ना। और जनरली हम जानते ही हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो छोटे होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड से, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या हो जाता है, वो टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बेसिक डिफरेंस ये है कि बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड एक लेयर से दूसरी लेयर में ट्रांसफर नहीं हो पाता है। एक लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड को दूसरा लेयर भर देता है, और ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड होता है वो 2 लेयर में कंटिन्यूअसली चलता है बच्चों, इसलिए साइज का बड़ा हो जाता है। हम लोग पहले भी डिटेल में पढ़ चुके हैं टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल। अब सवाल आता है कि क्या भाई, तो फिर क्या सर सारे के सारे वॉइड्स भर देते हैं कैटाइन? कैसा होता है क्या कि उस लैटिस में जितने भी गैप्स हैं, क्या सारे गैप्स कैटाइन भर देते हैं? जरूरी नहीं बच्चों। अब फिर वो डिपेंड करता है कि उस लैटिस की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, कितना मजबूत है ना। अगर बहुत अच्छी एफिशिएंसी यानी बहुत तगड़ी पैकिंग है तो कैटाइंस क्या होंगे, अधिकतर गैप्स होंगे उनको भर देंगे। और ऐसे लूजली पैक्ड है, उतना अच्छा एफिशिएंट पैकिंग नहीं है, तो क्या होगा, कैटाइंस जो अधिकतर गैप को नहीं भर पाएंगे, है ना। तो इस बात को भी ध्यान रखनी है हमें। सो एक क्वेश्चन जनरेट होगा कि डू ऑल द वॉइड्स ऑक्यूपाइड बाय स्मॉलर आयंस और कैटाइंस? आंसर इज नो। In a given compound, all tetrahedral oblique octahedral voids are not occupied. है ना? This can be happen only in ideal situations. कोई रियलिस्टिक सॉलिड है तो सारे void तो भरने का सवाल ही नहीं है। अब the fraction of voids which are occupied depends upon the chemical formula of the compound. मतलब अब कितना void भरा जाएगा ये डिपेंड करेगा कि उसका कैटाइन कैसा है, और एक एनाइन पर कितने कैटाइन हैं ये भी निर्भर करता है बच्चों, है ना। अगर कैटाइंस की संख्या कम है बहुत तो भी वॉइड्स जो है नहीं भर जाने। अब कैटाइंस की साइज वॉइड के हिसाब से अप्रोप्रिएट होनी चाहिए और कैटाइन की नंबर भी वॉइड्स के हिसाब से अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। तो हम कुछ कह नहीं सकते, वो तो क्या होता है कि हर आयनिक सॉलिड की अलग अलग एफिशिएंसी होती है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने वॉइड्स को कैटाइन के द्वारा भरवाता है। सो दैट इज वन थिंग विच मीन करेगा। So this was all about the voids of the ionic solids. Okay बच्चों, thank you.